सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो रिव्यू ऑफ द चार्टर ऑफ यूएनओ, यानी यूएनओ के चार्टर का अवलोकन हम करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे कि हम यूएनओ का चार्टर का अवलोकन करने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। ये टॉपिक BA 30 और MA प्रवेश में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो पुस्तक चलती है उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों असफल हुआ, उसे वांछित सफलता क्यों नहीं मिली, या उसकी आंशिक असफलताओं के क्या कारण रहे। उन सब कारणों में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि असफलता के उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में यूएनओ का जो चार्टर है उसके रिव्यू के बारे में और शक्तिशाली बनाने के सुझावों के बारे में। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कई दोष और त्रुटियाँ बताई जाती हैं। ये पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, जैसे महाशक्तियों के द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग, अनावश्यक प्रयोग, दुरुपयोग, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्ग में बाधा सिद्ध हुआ है। दूसरा, चार्टर की एक बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें आधिकारिक संवैधानिक व्याख्या की व्यवस्था का अभाव है। यूएनए के चार्टर, सिद्धांत, उसके विभिन्न अंगों के दायित्व, कार्य, इन सब की व्याख्या करने वाली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसमें नहीं है। इसकी संवैधानिक व्याख्या की व्यवस्था उसमें नहीं है। तीसरा, चार्टर का जो दूसरा अनुच्छेद जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार की व्याख्या जो की जाती है, तो उस व्याख्या के संबंध में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। यानी घरेलू क्षेत्राधिकार या घरेलू मामला बताकर राष्ट्र बदमाशी करते रहते हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन करते रहते हैं, अपने ही लोगों का नरसंहार करते रहते हैं। तो ये हमारा आपसी मामला है, हमारा घरेलू मामला है, ऐसा कहकर वो यूएनओ की अवहेलना कर देते हैं। तो ये घरेलू क्षेत्राधिकार जो है उसकी स्पष्ट व्याख्या की व्यवस्था यूएनओ के चार्टर में नहीं है। और संबंधित राज्य जो है इस अनुच्छेद की मनमानी व्याख्या करके संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्षेत्र को सीमित कर देते हैं। चौथा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना या पुलिस शक्ति नहीं है। यूएनओ की खुद की कोई सेना नहीं है, खुद की कोई पुलिस शक्ति नहीं है, जिसके आधार पर ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात न मानने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकता। और चार्टर की जो धारा 108 और 109 है उसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रक्रिया बड़ी जटिल है। और प्रक्रिया क्या है कि जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करना हो तो सदस्य राष्ट्रों के आह्वान पर राष्ट्र संघ का विशेष सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जब चार्टर लागू हुआ 1945 में, तो ये तय किया गया कि इसके लागू होने के 10 वर्षों में सम्मेलन कराने का प्रस्ताव महासभा में अवश्य पेश किया जाना चाहिए। इस प्रकार के सभी संशोधनों के स्वीकृत होने के लिए महासभा का 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। यानी महासभा के कितने सदस्यों का? 2/3 सदस्यों का। और सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों का? 9 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन किया जा सकता है। 17 सितंबर 1963 को ऐसा विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। महासभा ने सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि करने और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए यूएनओ की महासभा ने चार्टर संशोधित करने के लिए प्रस्ताव पारित किए। प्रस्ताव में यह व्यवस्था की गई कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़ा के 15 कर दी जाए। यानी सुरक्षा परिषद में 5 तो स्थायी सदस्य होंगे और 10 अस्थायी सदस्य होंगे। जो 10 अस्थायी सदस्य होंगे उनमें से 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका से होंगे, 1 पूर्वी यूरोप से होगा, 2 पश्चिमी यूरोप से होंगे और 2 दक्षिणी अमेरिकी स्टेट से चुने जाएंगे। तो ये प्रस्ताव पारित हो गया और जनवरी 1966 में लागू हो गया। दूसरा जो प्रस्ताव था उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसकी सदस्य संख्या पहले 18 से बढ़ा के 27 और बाद में 54 कर दी गई। 31 अगस्त 1965 को महासचिव ने घोषणा की गई कि इन संशोधनों पर सुरक्षा परिषद के जो 500 स्थायी सदस्य सहित महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा
सहमति दे दी गई है, पुष्टि कर दी गई है। 1 जनवरी 1966 से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन जो थे ये लागू कर दिए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर भी जो है परिवर्तनशील दस्तावेज है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलती रहती हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार यूएनओ के चार्टर में परिवर्तन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब चार्टर का बनाया गया तब ये सोचा गया कि ये जो महाशक्तियां हैं इन सब के विचारों में आंशिक समानता है, लेकिन समय के साथ साथ महाशक्तियों के मध्य दरार बढ़ गई, उनमें राजनीतिक, आर्थिक और सैद्धांतिक मतभेद बढ़ते चले गए, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में। आज चीन और अमेरिका के मध्य टकराव बढ़ रहा है। सोवियत संघ का प्रतिनिधि राष्ट्र रूस पुनः शक्तिशाली हो रहा है और वो अमेरिका के सामने चुनौती पेश कर रहा है। विश्व अनेक गुटों में पुनः विभाजित होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं इन गुटों के खींचतान की वजह से उलझ गई हैं, जैसे सीरिया का गृह युद्ध। सीरिया में बशर अल असद को हटाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के कृत संकल्प हैं, लेकिन बशर अल असद के शासन को बनाए रखने के लिए रूस, चीन, ईरान, लेबनान इत्यादि देश दूसरी तरफ हैं और इसके कारण वहाँ पे बड़े पैमाने पर मानव संहार किया जा रहा है। तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का पुनरीक्षण करने की ज़रूरत है, इस चार्टर का भी पुनरीक्षण करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि हर तरह की विभिन्नताओं का समावेश किया जा सके। हम संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए या इसको चार्टर में संशोधन के लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले विश्वव्यापी सदस्यता होनी चाहिए। विश्व के जितने भी सभी प्रमुख वर्ग थे उनका सुझाव था कि नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करने के संदर्भ में वीटो के प्रयोग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये वीटो की जो शक्ति दी गई इसके दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यूएनओ को जो कदम उठा सकता था वो उठा नहीं पाया। कोई प्रस्ताव पेश किए गए तो उन प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया। सन 1971 तक विश्व के अनेक राष्ट्रों को इस वीटो व्यवस्था के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी। कभी अमेरिका और कभी सोवियत संघ ने उस पर वीटो कर दिया। जैसे चीन जो था, साम्यवादी चीन, 1971 तक उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं मिल सकी। चार्टर में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए कि विश्व का कोई भी राष्ट्र चार्टर की शर्तों को पूरा करने पर सदस्यता प्राप्त कर सके और कोई कठिनाई उसे नहीं हो। वीटो व्यवस्था के कारण उसकी सदस्यता का मामला उलझे नहीं। दूसरा, वीटो व्यवस्था में समुचित संशोधन होना चाहिए। राष्ट्रसंघ कहा जाता है, लीग ऑफ नेशंस जिसे हम कहते थे राष्ट्रसंघ, जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कार्यरत था, वो कहते हैं इसलिए असफल हुआ क्योंकि महाशक्तियां जिनके ऊपर वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने का दारोमदार था और जो ऐसा करने में सक्षम थी, उनको वीटो पावर नहीं थी। इसलिए सोचा गया कि महाशक्तियां अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य कर सकें और वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उनकी रुचि बनी रहे, इसके लिए उन्हें वीटो पावर दे दी जाए। तो वीटो की व्यवस्था दी थी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ को सफल बनाने के लिए, लेकिन वही वीटो व्यवस्था विपरीत साबित हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का कारण बनी और कई बार तो मानव जाति पर संकट भी उत्पन्न हो गए। पामर एंड पार्किंस ने लिखा भी है कि सुरक्षा परिषद में वीटो का बार बार प्रयोग व दुरुपयोग के कारण जितना अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ में जनता के विश्वास को डिगाया गया है, उतना किसी अन्य वस्तु ने यूएनओ में विश्वास को नहीं डिगाया। आलोचकों का कहना है कि वीटो के कारण ही सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा स्थापित करने के उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ रही और इसका कारण है राष्ट्रों में इस तरह की असमानता। सुझाव क्या हो सकता है? सुझाव ये हो सकता है कि एक तो सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में जो स्थायी सदस्य हैं केवल अभी भी 5 ही हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वरूप अधिक प्रतिनिधिमूलक बन सके और निर्णय जो हैं वो निर्णय बहुमत के आधार पर होने चाहिए। कुछ विद्वानों का मानना ये है कि शांति भंग और आक्रमण की स्थिति और सैनिक कार्रवाई के जो प्रश्न हैं उन पर वीटो व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो महाशक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगी, रुचि नहीं लेंगी। यूएनओ के बजट का बड़ा हिस्सा महाशक्तियों द्वारा वहन किया जाता है। यूएनओ के बजट की सैनिक कार्रवाइयों में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। अगर उनके पास वीटो पावर नहीं रहेगी तो वो रुचि भी नहीं लेंगी। इसलिए वीटो पावर तो होनी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था कर देनी चाहिए कि जब भी कोई मेंबर वीटो पावर या निषेधाधिकार का प्रयोग करता है तो उसे इसका लिखित कारण बताना होगा।
अगर कोई सदस्य वोटिंग में भाग नहीं लेता है, मतदान में भाग नहीं लेता है या अनुपस्थित रहता है, तो उसे निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं समझा जाना चाहिए। और यदि सुरक्षा परिषद किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर वीटो के प्रयोग के कारण निर्णय लेने में बार बार फेल हो रही हो, तो महासभा को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए और उसे अधिकार और शक्ति सौंपे जाने चाहिए महासभा को, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित कर सके, यदि सुरक्षा परिषद उस कार्य को बार बार वीटो के प्रयोग के कारण नहीं कर पा रही हो तो। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद संबंधी सुधार। आर्थिक और सामाजिक परिषद महासभा के निर्देशन में काम करती है और महासभा और सुरक्षा परिषद के संबंधों को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। आज जितने भी कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक परिषद के चल रहे हैं, उन्हें देखते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद की महासभा के नियंत्रण में जो कार्य करने का विकल्प है, उस विकल्प को न केवल परिभाषित किया जाए बल्कि उसकी स्पष्ट व्याख्या की जाए, तो इससे महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के संबंध जो हैं वो अधिक स्पष्ट और परिभाषित हो सकेंगे और उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। तीसरा है महासभा की स्थिति में भी सुधार किया जाए। दरअसल महासभा को एक ऐसा स्वरूप दिया जाए कि वो विश्व की संसद के रूप में वास्तविक रूप से कार्य कर सके, और सुरक्षा परिषद है वो विश्व की कार्यकारिणी के रूप में कार्य कर सके, और सुरक्षा परिषद को महासभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। यानी सुरक्षा परिषद के सदस्य अपने कृत्यों के लिए महासभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। महासभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। जैसे जिन राष्ट्रों की जनसंख्या ज़्यादा है उन्हें महासभा में अधिक वोट प्राप्त होने चाहिए, जिनकी जनसंख्या कम है उनके प्रतिनिधि वहाँ पर कम होने चाहिए। जैसे एक राष्ट्र को यूएनओ की महासभा में 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, लेकिन वोट प्रत्येक राष्ट्र का एक ही माना जाता है। तो इससे दिक्कत क्या आती है कि चीन, रूस, अमेरिका, भारत जैसे विशाल राष्ट्रों का भी एक ही वोट है, और भूटान जैसे छोटे छोटे, फिजी जैसे छोटे छोटे जो देश हैं उनका भी एक वोट है। तो ये ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक संस्था नहीं है। महासभा को प्रतिनिधिमूलक बनाने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या के अनुपात में, जिस राष्ट्रों की जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उसके अनुपात में उन्हें प्रतिनिधि भेजने का न केवल अधिकार हो बल्कि वोटिंग राइट भी उसी अनुपात में मिलना चाहिए। पांचवा है घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाए। जो यूएनओ का जो चार्टर का अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 2 का जो खंड 7 है, उसमें ये कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा, और न ही यूएनओ के द्वारा सदस्य राष्ट्रों को इस बात के लिए बाध्य किया जाएगा कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र संघ के निपटाने के लिए पेश करें। यानी किसी राष्ट्र की मर्जी है कि वह किसी विवाद को यूएनओ में पेश करे या न करे। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय मानने के लिए कोई राष्ट्र बाध्य नहीं है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ खुद ये निर्णय नहीं कर सकता कि कौन सा मामला किसी राष्ट्र का घरेलू है और कौन सा घरेलू नहीं है। यानी सदस्य राष्ट्र खुद ही इस बात को तय करते हैं कि कौन सा मामला घरेलू है और कौन सा मामला घरेलू नहीं है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति चली आ रही थी 90 के दशक से पहले। वहाँ पर गोरे काले का भेद था और गोरे लोगों ने, जो अल्पसंख्यक थे, बहुसंख्यक जो काले लोग थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और नस्लीय उत्पीड़न उनका किया जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका में यूएनओ में जब भी प्रस्ताव पेश होता तो दक्षिण अफ्रीका कहता है ये तो हमारा घरेलू मामला है, यूएनओ को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। ऐसे एंग्लो ईरानी जो तेल विवाद हुआ उसमें भी घरेलू मामला बताकर संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय को नहीं माना गया। तो कहने का मतलब घरेलू मामले की व्याख्या करने का अधिकार यूएनओ के पास नहीं है। यूएनओ के पास घरेलू मामलों की व्याख्या का अधिकार होना चाहिए, और अनुच्छेद 2(7) को इस प्रकार संशोधित करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जहाँ कहीं भी मानव अधिकारों का अतिक्रमण होता हो वहाँ पर हस्तक्षेप कर सके। छठा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उन न्यायाधीशों के निर्णयों को मानना या न मानना सदस्य राष्ट्रों की या विश्व के किसी राष्ट्र की मर्जी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी नहीं है। विश्व में शांति और सुरक्षा तभी स्थापित हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का स्थायी समाधान तभी हो सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी हों। और अगर कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ को उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाने चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार को अनिवार्य माना जाना चाहिए, बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। 7वां, महासभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसके प्रतिनिधित्व के तरीकों में बदलाव होना चाहिए।
जैसे एक देश के 5 प्रतिनिधि उसमें जाते हैं लेकिन वोट सभी का एक है। तो ये वोट और प्रतिनिधि भेजने का जो मामला है, जनसंख्या के आधार पर तय होना चाहिए। जैसे रूस, अमेरिका, चीन, भारत जैसे बड़े देश हैं, उनको 30 सदस्य भेजने का अधिकार होना चाहिए और महासभा में उनके 30 वोट होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जो मध्यम श्रेणी के राष्ट्र हैं, उनको 15 प्रतिनिधि भेज सकें और उनके 15 वोट होने चाहिए। छोटे देश जो हैं उनको जनसंख्या के आधार पर 5 या 7 प्रतिनिधि और वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो महासभा के जो सभी निर्णय हैं वो अधिकतम जनसंख्या के हितों के आधार पर होंगे और महासभा और संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक प्रतिनिधित्व मूलक और लोकतांत्रिक संस्था बन सकेंगे। 8वां, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता दी जाती है उसमें महाशक्तियों की भूमिका नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की भूमिका नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कार्य महासभा के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार सदस्यों की किसी राष्ट्र को सदस्यता देने का प्रश्न जो है महाशक्तियों के बीच में फुटबॉल बन जाता है, उनके बीच टकराव का मुद्दा बन जाता है। तो जब तक नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित करने का प्रश्न है, इसमें तर्क में पर्याप्त बल है कि महासभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करे। इसमें न तो सदस्यता के प्रश्न पर राजनीतिक सौदेबाजी हो सकेगी और न गड़बड़ी को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा एशिया और जो अफ्रीका है उन दोनों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के अंदर गरीब राष्ट्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो विश्व के नवोदित राष्ट्र हैं और उनको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज़्यादातर को उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली है। उनके सामने आर्थिक विकास की समस्या है, सामाजिक विकास की समस्या है, वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी अनेक जटिलताएं हैं, गृह युद्ध और नरजातीय समस्याएं उन देशों में मौजूद हैं और इस सब का फ़ायदा उठाते हैं विकसित देश। विकसित देश उन देशों का शोषण करते हैं, वहाँ कठपुतली सरकारें बिठाते हैं, वहाँ आर्थिक संसाधनों का मनमाना दोहन करते हैं, वहाँ सस्ते श्रम और कच्चे माल के स्रोत के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं, तैयार माल के बाज़ार के रूप में उन देशों का यूज़ करते हैं और ये महाशक्तियाँ उनका जो शोषण करती हैं। तो ये सुनिश्चित हो कि एशिया और अफ्रीका के देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर उचित प्रतिनिधित्व हो ताकि उनको शोषण से बचाया जा सके। और ये तभी हो सकता है जब उन्हें अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो, अधिक वोटिंग राइट हो, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो, सुरक्षा परिषद हो, इन सब के अंदर उनके अधिक प्रतिनिधि होने चाहिए। अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार उनको होना चाहिए। 11वां है सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य सौंपने का सुझाव। सर गेडोगन कहते थे कि सुरक्षा परिषद को कुछ सामाजिक और आर्थिक कार्य सौंपे जाने चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि ऐसा किया गया तो सुरक्षा परिषद के कार्यभार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। कुछ सामाजिक कार्य उसे अवश्य सौंपे जा सकते हैं, ज़्यादा कार्यभार सौंपा गया तो उसकी क्षमता प्रभावित होगी। सुरक्षा परिषद की निश्चित अवधि में बैठकें आयोजित होनी चाहिए। जैसे महासभा की प्रतिवर्ष सितंबर के माह के अंदर मंगलवार से बैठकें शुरू होती हैं, उसी प्रकार सुरक्षा परिषद की निश्चित अवधि में बैठक होनी चाहिए और सम्मिलित राष्ट्रों के जो प्रमुख प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या विदेश मंत्री जो हैं उन सभी को उसमें भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। 13वां पॉइंट है शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल। इसकी हम बात कर चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली और कार्रवाई योग्य बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की खुद की एक सेना होनी चाहिए। आगे स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोत, ये एक बड़ा मुद्दा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जर्मनी, जापान ये देश देते हैं। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ उनके अनुसार कार्य नहीं करता तो वो बजट रोक लेने की धमकी दे देते हैं, अंशदान कम करने की धमकी दे देते हैं। तो इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होती है। इसमें ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि प्रत्येक राष्ट्र कम से कम 0.01% अंशदान तो न्यूनतम देगा। अब होता यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का, रूस का, जापान का, जर्मनी का, फ्रांस का, चीन का, ब्रिटेन का, इटली और कनाडा का योगदान 75.2 है। यानी ये राष्ट्र मिलके, ये 6-7 राष्ट्र मिलके यूएनओ का 75% खर्चा उठाते, जबकि 96 कंट्रीज जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या कुल संख्या के लगभग 2/3 हैं, बहुमत में हैं, वो कुल बजट का केवल 2.89% ही देते हैं। 96 देश, ये सभी 96 देश लघुतम या अणुज राज्यों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यानी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि एक सदस्य राष्ट्र कम से कम इतना अंशदान तो अवश्य देगा। इससे क्या होगा कि अमेरिका का, चीन का,
रूस का, ब्रिटेन का, इटली का जो दबदबा है यूएनओ के अंदर वो कम हो जाएगा। यूएनओ अधिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता से कार्य कर सकेगा। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ भी है कि यूएनओ को शक्तिशाली बनाने के सुझाव दीजिए, या यूएनओ के चार्टर में क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं वो बताइए। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, आपको याद भी करना है। कोई दिक्कत हो तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ऑनलाइन टीचिंग का लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।